पहुंच रहे गणेशवा दिनेशवा आजो आजो सुनील जी खाटी बिहारी पहुंच गया नाउ सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड बी रेडी। और इस बार पुनः आपके 10वें के विज्ञान विषय से और तत्व के आवर्त का वर्गीकरण इस चैप्टर से मैं आपको लाजवाब ज्ञानवर्धक रोचक लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। भैया दो बार सुन लो 80% से ऊपर अंक आपको आवेंगे, खास करके बिहार के छात्रों। वैसे आपको ये ऑल इंडिया के आपके 10th के छात्र के लिए उपयोगी है। दिस इज इसमें कि सेम लेवल यूजफुल फॉर द ऑल इंडिया स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत में करता हूं। सुनील जी खाटी बिहारी एक तैयार हो जा। देखो ऐसा है कि 1800 ईस्वी तक लगभग 30 तत्व ही ज्ञात थे, लगभग 30, बहुत कम तत्व था। अब सबसे पहले तो उससे भी पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि तत्वों के वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। आप भी देखो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अहार आदमी के किया कैटेगराइज करे छे। कुछ आदमी कहे छे बेईमान छे, कुछ आदमी कहे छे ईमानदार छे, कुछ आदमी का आप कि कुछ आदमी का तू कह तारा कि ई बहुत ही ऑनेस्ट बारा, ई बहुत ही समर्पित अपने कार्य के प्रति होता है। कुछ आदमी के प्रति आपकी धारणा होती है कि ये बिल्कुल वचन का पक्का है, कुछ आदमी के प्रति धारणा होती है कि ये उदंड प्रवृत्ति का है। आप क्यों कैटेगराइज उसको करते हो? इसलिए कुछ आदमी को आप आज्ञाकारी मानते हो, कुछ आदमी को आप धूर्त मानते हो, चालाक मानते हो, बेईमान मानते हो। तो इस तरह से जो आप अलग अलग कैटेगराइज आदमी का करते हो, उसी पशु का, कुछ पशु को आप हिंसक मानते हो, कुछ पशु को आप मानते हो शाकाहारी है, कुछ पशु को मानते हो मांसाहारी है। तो उस तरह से आपका ये तत्व का भी आवर्त में वर्गीकरण की जरूरत पड़ी। क्यों? जबकि उसकी संख्या ज्यादा होगी, ताकि सेम स्पीसीज को, सेम जाति को, सेम नेचर रखने वाले को हम एक जगह कर ले। तो इसके लिए देखिए कि 1800 ईस्वी तक लगभग 30 तत्व थे, लेकिन जैसे जैसे तत्व की संख्या की आगे मिलती चले गई, कुछ वैज्ञानिक खोजे, कुछ और जानकारी मिली, तो उस स्थिति से आप देखिए कि अब 115 से अधिक तत्व हो गया। तो अब तो 30 तत्व का तो मान लीजिए प्रॉपर्टीज याद करना जानना आसान था, लेकिन जब 115 हो जाएगा तो कैसे? किसी मानव के लिए संभव है? नहीं। वैज्ञानिक के लिए तो दिक्कत होगा, तो मानव के लिए और छात्र के लिए तो और सिर का बोझ हो जाएगा। तो उस स्थिति में गुण धर्म के आधार पर, प्रॉपर्टीज के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो वहीं से आपको यह आया कि तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण। इसीलिए आपको 10th में, 10वीं में और 12th में भी आपको यह मदद करेगा, इसको पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आइए डोबर राइनर का त्रिक में होता है कि एक त्रिक बिंदु हम लोग कहते हैं कि जहां पर आपको जो है इसमें तीन तरफ से मिलना। तो ये ध्यान रखिए कि सन 1817 में ये जर्मनी का था, रसायनवेत्ता था, ये आपका केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक विद्वान थे और इसका नाम था वुल्फगैंग डोबराइनर। ये समान गुणधर्म वाले समूह को एक जगह व्यवस्थित करने का पहला कोशिश किए थे। कौन पहला कोशिश किए थे? तो डोबराइनर इसमें। और डोबराइनर का त्रिक वाला ये सिद्धांत इसने ही दिया था। इसने क्या किया? इसने ही सबसे पहले प्लेटिनम के बारे में उत्प्रेरक के रूप में इसका इस्तेमाल के बारे में बतलाया था। तो कौन बतलाया था प्लेटिनम के उत्प्रेरक के बारे में, इस्तेमाल के बारे में? तो डोबराइनर। अब देख, इसने ही बतलाया था कि आवर्त सारणी में हम 3-3 का बनावे, जैसे लिथियम है और यहां पर मान लीजिए सोडियम है, यहां पर मान लीजिए जो आप आगे ले लो पोटेशियम ले लो। आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में ही एवरेज के आसपास पड़ता था। क्लोरीन है, आयोडीन है, बीच में ब्रोमीन पड़ता था। तो इसके बीच में आपको जिसको कहते हैं कि मीटिंग पॉइंट पर, त्रिक बिंदु पर, इसके सेंट्रल पॉइंट पर ये आपको आता था सेम नेचर का। लेकिन ये क्या हुआ कि ये उतना ही तक के लिए सही हुआ जबकि आपका छोटा तत्व के छोटे संख्या में तत्वों के बारे में जानकारी थी। लेकिन जब तत्व की संख्या बढ़ने लगा तो उस स्थिति में ये चूक गया। जब ये 30 से 36 हुआ, 36 से 50 हुआ, 50 से 56 हुआ, तो ये चूक गया। तब आया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक मीन्स होता है 8।
जैसे आप देखिए, आप देखिएगा, आपने म्यूजिक सुना होगा, गाना सुना होगा, अहाँ गाना सुनने हेबे सारे गामा पौधा निसा, अर्थात कि हर आठवां के बाद समान तरह का ध्वनि फिर पैदा होता है। तो उसी तरह का आपको म्यूजिक भी सिखाया जाएगा, तो पहले आपको यही सिखाया जाएगा, तो हर आठवां जो ध्वनि का संकेत होता है वो समान होता है। तो उसी तरह से 1866 में ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, जॉन न्यूलैंड्स। कहां के वैज्ञानिक थे, जल्दी बोल रहा दिया, कहां के वैज्ञानिक थे जॉन न्यूलैंड्स? ये थे ब्रिटेन के थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। डोब्राइनर कहां के थे? तो ये जर्मनी के थे, इसको याद रखिएगा। तो उस समय क्या था कि 56 के लगभग आपका तत्व था, थोरियम पर जाकर के समाप्त होता था। तो न्यूलैंड ये कहे थे कि सबसे कम परमाणु वाला तत्व जो है, यदि हम उससे आरंभ करते हैं तो ठीक ओई के बाद आठवां जो है वो समान गुणधर्म वाला होगा, ठीक आठवां। जैसे उन्होंने कहा कि हम हीलियम लेते हैं, उसमें आप आठवां चले आइए, तो आप चले आइएगा हीलियम से, फिर चले आइए नियन पर चले आइए, तो इस तरह से, या आप आठवां चले आइए तो वो आपको सेम नेचर का मिलेगा। तो ये आपको उन्होंने बतलाया कि ठीक आठवें के बाद आते हैं तो संगीत के अष्टक सिद्धांत के अनुसार वो आपको मिलेगा। अब अष्टक सिद्धांत के ही, लेकिन अष्टक सिद्धांत में क्या हुआ कि एक कैल्शियम तक तो ठीक से लागू हुआ, अच्छा से लागू हुआ, मिल गया, लेकिन जैसे ही हम कैल्शियम से आगे बढ़े तो इस सिद्धांत गड़बड़ाने लगा, चूकने लगा। तो उस स्थिति में हुआ कि न्यूलैंड्स का इस सिद्धांत है, ये बहुत लंबी दूरी तक सही नहीं रह पाएगा। तो उस समय, और न्यूलैंड्स का यह मानना था कि 56 तत्व पर जाकर के समाप्त कर जाएगा, लेकिन ये तो मिस कर गया न्यूलैंड्स, क्योंकि 56 के बाद तक भी होने लगा। अब तो देखिए 115 तक आपको तत्व हो चुका है, तो वहां पर न्यूलैंड्स चूक गया, और अष्टक का सिद्धांत जो है यहां पर बाद में जाकर के वो फेल करने लगा। लेकिन फिर भी न्यूलैंड्स का आप उपकार नहीं भूल सकते हैं। ये तत्व का आप इसमें वर्गीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, आवर्त के वर्गीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाया था। इसके बाद पहुंचे आपको मेंडलीव थे, वो रूस के रसायनवेत्ता थे। कहां के थे मेंडलीव? जल्दी बोलकर, अगर मारबो 10 गिनबो 1। हाँ, ये रूस के रसायनवेत्ता थे। इन्होंने बतलाया कि मेंडलीव की तत्व के आवर्त सारणी का ऐसे प्रारंभिक विकास का यदि श्रेय दीजिएगा ढंग से जिन्होंने किया था, तो वो मेंडलीव ही थे। इनका प्रमुख योगदान क्या था कि इनका प्रमुख योगदान ये था कि इन्होंने कहा कि इसका मूल गुणधर्म जो है ये परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो रासायनिक गुणधर्म को उसके आधार पर हम समानता के आधार पर हम उसको विकसित कर सकते हैं। लेकिन यहां पर परमाणु द्रव्यमान इसका मुख्य रूप से आधार बिंदु है। ठीक, अब यहां पर चला है कि मेंडलीव ने जब अपना कार्य आरंभ किया तो 63 गो तत्व ज्ञान था। न्यूलैंड कार्य आरंभ किया था तो 56 तत्व, वो तो इतना तक सोच चुका था, 56 के बाद है करे, ये शुरू किया था तो 63 तत्व। तो मेंडलीव का सिद्धांत ये था कि तत्व का गुणधर्म द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। द्रव्यमान का याद रखना मेंडलीव का क्या था? द्रव्यमान का। जल्दी बोलकर नस फायदा बदल दिया, तो द्रव्यमान का आवर्त फलन था मेंडलीव का। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है ये बाद में जाकर के ऐसे चूकी, उसमें तो 63 था, बाद में जाकर के और आने लगा। फिर समस्थानी की जब व्याख्या आई तो वहां भी मेंडलीव का आपका आवर्त सारणी जवाब देने लगा, लेकिन फिर भी इसका प्रयास बहुत अच्छा था। 1872 में ये जर्मन की एक पत्रिका में लाया था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आई थी? जल्दी बोल, रदिया तोरे से पूछ ले। 1872 के जर्मनी के एक पत्रिका में ये छप रही थी। अब मेंडलीव के आवर्त सारणी में कमी मुख्य रूप से ये थी कि उसमें हाइड्रोजन का स्थान ठीक से नहीं फिक्स हो पाया। हाइड्रोजन अम्लीय है कि क्षारीय है, ये ठीक से पता नहीं चल पाया। हाइड्रोजन की स्थिति ठीक वही हो गई थी जैसे ही स्थिति होता है हिजरा का वो लड़का है कि लड़की है, ठीक से पते नहीं चलेगा। वो ठीक के बीच सेंटर पॉइंट रहता है, कभी उसका व्यवहार लड़का वाला होगा, कभी व्यवहार लड़की वाला होगा। वो है हाइड्रोजन का हाल हो गया। हाइड्रोजन की इस दुविधा के कारण जो है इसकी सीमाएं
कुछ पता चली। तो मेंडलीव की आवर्त की सारणी की पहली जो कमी थी वो हाइड्रोजन का स्थान निर्धारित न होना। ठीक, दूसरी जो कमी थी वो समस्थानिक के बारे में उसमें पता नहीं था जिसमें मेंडलीव दिया था। बाद में समस्थानिक मिलने लगा। तो हम समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका देखिए आप रासायनिक गुणधर्म समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान उसका भिन्न भिन्न होता है। चूंकि परमाणु संख्या उसकी समान होगी लेकिन आप परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा, इसलिए उसका रासायनिक गुण समान होगा लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। उसका एडजस्टमेंट तालमेल हो ही नहीं पाया। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट द स्पेस ऑफ द आइसोमेरिज्म। अब आइए, तब आया आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी ये देने का श्रेय जाता है इसमें मोशले को जाता है। ये मोशले जो थे ये आपको ये सारणी दिए थे, हेनरी मोशले इनका नाम था। और हेनरी मोशले 1913 में दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी कब आया? जल्दी बोल रहे रघुवर से पूछ रहे 1913। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि परमाणु द्रव्यमान के स्थान पर आप परमाणु संख्या कहिए। परमाणु संख्या आवर्त फलन होता है, अर्थात कि तत्व का गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। देखिए मेंडलीव कहा था परमाणु द्रव्यमान, ई कहा मोशले कि परमाणु संख्या के। ये आपका ज्यादा एग्जैक्ट हुआ, ज्यादा बेहतर हुआ और दैट गिव्स द राइट इसमें कि स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आपका। अब यहां पर देखिए इसमें 18 स्तंभ है, ऊर्ध्व स्तंभ 18 ऊर्ध्व स्तंभ और आपको इसमें 7 क्षैतिज आवर्त है। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये प्रकट करता हूं। देखिए जैसे इसमें आप चले आइए, आप देखिए ये इसमें 18 आपका है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ, ठीक, और इसको कहते हैं हम लोग आवर्त। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्त है। इधर आप देखिए तो आपको 18 स्तंभ मिलेगा। अभी हम इसका बाद में और उपयोग करेंगे, तत्काल हम इतना ही रहने देते हैं तो हम लोग और उपयोग करेंगे। तो चलो भैया अब हम यहां चलते हैं। यहां देखिए कि इसमें क्या किया कि एक ही समूह में रहने वाले तत्व की संयोजकता एक ही तरह की होती है। जैसे आपका फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, इन सब की संयोजकता एक। इनके बाहरी आपके ऑर्बिट में 7 ही आपको होंगे। अब ऊपर से जब नीचे जाइएगा, जैसे कि देखिए ऊपर से नीचे जाइएगा, यहां देखिए आपकी ऑर्बिट की संख्या बढ़ेगी। यह हाइड्रोजन है, यहां लिथियम है, सोडियम है, तो यहां पर आप देखिएगा कि इसकी संख्या बढ़ती है, ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है। तो ऑर्बिट की संख्या जैसे ही बढ़ेगी, जिसको कहते हैं कोश की संख्या बढ़ना, तो उस स्थिति में इससे क्या होता है कि बढ़ती जाती है और रासायनिक अभिक्रियाशीलता का पता लगता है। तो इसमें एक नेचर और आता है कि परमाणु साइज जो है इससे कि जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बढ़िएगा, इस आवर्त सारणी में तो परमाणु साइज या उसकी त्रिज्या का पता लगता है। तो आवर्त में यदि बाएं से दाएं जाइएगा, जैसे ये आवर्त है, देखिए ये आवर्त है, ये आवर्त है, ये आवर्त है, बाएं से दाएं जाइएगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें उस स्थिति में नाभिक में आवेश बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। और जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो उसमें आकर्षण बढ़ेगा। जब ये मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा, तो अट्रैक्ट होगा तो एक दूसरे की ओर खींचता है, और खींचता है तो उसका परमाणु साइज घटता है। तो घटता है आपका उसकी जो है विस्तार घटती है। अब समूह में यदि ऊपर से नीचे आइएगा, समूह में जैसे ये वाला है, इसके यदि आप ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे आइएगा परमाणु का साइज बढ़ेगा। आवर्त में यदि आप जाइएगा तो उस स्थिति में परमाणु का साइज घटेगा। इसके बाद चले आइए कि जैसे आपका सोडियम और मैग्नीशियम है, ये धातु ये बाईं ओर है, देखिए सोडियम और मैग्नीशियम ये बाईं ओर है। इसके बाद चले आइए क्लोरीन और सल्फर चले आइए, तो ये आपकी दाहिनी ओर है, दाहिनी ओर है।
यदि सिलिकॉन को आप चले आइएगा तो सिलिकॉन आपका बीच की ओर है। तो ये देखिए दोनों आपका जो है जिसको हम लोग कहते हैं कि यहां पर आपका सल्फर क्लोरीन ये अधातु है, ये आपको दाईं ओर स्थित है। बाईं ओर चले आइएगा तो ये धातु है। देखिए ये आपका धातु है, ये अधातु है। अब बीच में क्या चीज हो गया, इसको हम लोग कहते हैं कि बीच वाला जो है इसमें ये धातु अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित करेगा। देखिए सोडियम और मैग्नीशियम ये आपका धातु हो गया, और यहां पर आइए सल्फर और क्लोरीन ये अधातु हो गया। इस बीच का जो अवयव लीजिएगा तो ये आपको अधातु और धातु दोनों का गुण प्रकट करता है। तो इतना अच्छा ये इसको सजाया कि आपको पता चल जाएगा इस साइड धातु, इस साइड आपका अधातु। तो इसके बीच में यही सिलिकॉन जो है इसको कहते हैं कि आपका धातु अधातु के बीच का नेचर है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए कि आपका कुछ जो होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका हो गया बोरोन हो गया, इसके बाद चले आइए आर्सेनिक चले आइए, इसमें जर्मेनियम आप चले आइए, एंटीमनी चले आइए। ये सब क्या है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है बीच में, ये सब आपका धातु अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। देखिए आप इसमें चले आइए, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है। तो ये सब आपका क्या करता है कि प्लूटोनियम, ये सब आपका बीच के नेचर को प्रदर्शित करता है। इसीलिए इसका स्थान संयोग से बीच में मिल गया। तो इसको हम कहते हैं कि धातु और अधातु दोनों का गुण आपको प्रदर्शित करता है। इसको अर्धधातु या उपधातु भी कहते हैं। अब देखिए धात्विक अभिलक्षण जो है वो आवर्त में घटते चलता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु वाला लक्षण ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और अधातु का विद्युत, ये हम जानते हैं कि अधातु जो होता है वो विद्युत ऋणात्मक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, अवर्ण बनने की प्रवृत्ति होती है। तो यही चीज हम देखें, ये आपका पीरियोडिक टेबल है, भली भांति से देख लें और इसको जब देखिएगा तो ये आधुनिक आवर्त सारणी है। और मोशले ने जो दिया था इससे काफी कुछ पता चल जाता है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर छोटा ही था, अत्यंत महत्वपूर्ण था, यही समाप्त हुआ। और भैया आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। यहाँ का अपन चैनल ये तोहार का अपन चैनल बा, एकरा सब्सक्राइब करा, लाइक करा, अपन मित्र के बतावा। अब बहुत जल्दी हम अगला वीडियो लेक्चर सीरीज में बहुत जल्दी मिलने वाला हूं। जय बिहार, जय भारत।